बिहार में फाइनली चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एक नया विवाद छिड़ चुका है। एक तरफ जहां महागठबंधन का वर्चुअल कोलैप्स हो गया है, तो महागठबंधन के जो सपोर्टर्स हैं, कांग्रेस के, आरजेडी के जो सपोर्टर्स हैं, अब वो इस बात को फिर से बोलने लगे हैं कि ये तो वोट चोरी का डेफिनेट एग्जांपल है। इतनी बड़ी जीत कैसे हो सकती है एनडीए की कि भैया 90-80% आपका सक्सेस रेट चल रहा है, स्ट्राइक रेट चल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। तो वो अपनी वोट चोरी के जो एलिगेशंस हैं वो और तीखे कर रहे हैं। और जहां तक एनडीए की बात है तो कह रही है कि एनडीए के आप लोग अगर काम नहीं करोगे तो फिर जीतोगे कैसे। देशभक्त के आज के एपिसोड में समझेंगे बहुत जल्दी से इलेक्शन रिजल्ट्स, लेकिन उससे भी ज्यादा इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, क्योंकि ये जो वोट चोरी और काम चोरी का ये जो डिबेट है, इससे आने वाली इलेक्शंस पे, खासकर कि उत्तर प्रदेश और बंगाल के इलेक्शन में काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। कौन सही है, कौन गलत है, कितनी वोट चोरी हो रही है, कितनी काम चोरी हो रही है, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि जी बिल्कुल वोट चोरी भी हो रही है, लेकिन काम चोरी भी यहां हमें दिखने को मिली है। इलेक्शन से पहले ही एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब हमने कांग्रेस की काम चोरी के बारे में एपिसोड बनाया था तो खूब गालियां पड़ी थी कांग्रेस पार्टी से। वो एपिसोड देख लीजिएगा, कांग्रेस द वीकेस्ट लिंक, इलेक्शन से बहुत पहले बनाया था। तो ये इन हाइंडसाइट वाला पॉइंट नहीं बता रहा हूं। अगर आप एग्जिट पोल्स भी देखें, आप एग्जिट पोल्स ना भी माने, मैं नहीं मानता हूं, लेकिन किसी ने कांग्रेस को अच्छे नंबर नहीं दिए थे। फैक्ट यह है कि आरजेडी का जो इतना खराब परफॉर्मेंस है वो क्यों है, इसको समझने की जरूरत है। और क्यों एंटी इनकम्बेंसी हमें नहीं दिखी, उसको ओवरकम करने के लिए एनडीए ने क्या किया, यह भी समझने की जरूरत है, खासकर कि आने वाली इलेक्शंस के लिए और देश की डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि इस रेट पर तो हम एक वन पार्टी नेशन ही बन जाएंगे, जहां ऑपोजिशन को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है गलत, या फिर ऑपोजिशन अपने ही दुनिया में जी रही है। बहुत जल्दी से नंबर का खेल तो डेफिनेटली देख ही लेते हैं। अभी सारे रुझान तो आ चुके हैं, द कंफर्म रिजल्ट्स आते आते और भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। 19-20 हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ बीजेपी 91 एंड जेडीयू 83 सीट्स, माने इन दोनों को ही अगर आप मिला लीजिए तो ताबड़तोड़ मेजॉरिटी यहां बन रही है। 200 के आसपास की बात चल रही है, जो कि बहुत रेयर है कि बिहार की हिस्ट्री में इस तरीके की एक अलायंस पार्टनरशिप इतने ज्यादा नंबर लाए। दोनों ही पार्टीज 101 सीट लड़ रही थी। उधर लोक जनशक्ति पार्टी भी 19 सीट्स ला रही है। और आरजेडी का जो परफॉर्मेंस है अनफॉर्चुनेटली -50 पर बैठा हुआ है, 25 सीट ला पाए हैं। और कांग्रेस का उससे भी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस रहा है परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो 5 सीट पर लीड जब हम ये एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आरजेडी के पास सेविंग ग्रेस इतना है कि भैया हमने कम से कम अपना थोड़ा बहुत वोट शेयर बचा लिया है। कांग्रेस के लिए वो भी नहीं है, कंप्लीटली डेसिमेटेड। कांग्रेस के हाल इतने खराब हो चुके हैं कि वो एआईएमआईएम और लेफ्ट पार्टीज के साथ कंपीट कर रही है, कभी 4 कभी 5 सीट पर उनकी लीड दिख रही है। सवाल यह है कि इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। क्या कोऑर्डिनेशन नहीं था, क्या टाइमिंग गलत थी, क्या मैसेजिंग गलत थी, क्या एक साथ एक विजन प्रोवाइड नहीं कर पाए, या ये सब हम वोट चोरी पर ब्लेम कर दें। कुछ लोग ये जो वोट चोरी को ब्लेम कर रहे हैं वो एक्चुअली खिलवाड़ कर रहे हैं देश की डेमोक्रेसी के साथ भी। क्योंकि जहां तक वोट चोरी का एलिगेशन है वो सच तो है, लेकिन पूरी की पूरी अगर आप इस लॉस को वोट चोरी पर लगा दोगे तो शायद आप इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल डिसऑनेस्टी भी कर रहे हो। समझाता हूं कैसे। देशभक्त पर हमने वोट चोरी के बारे में काफी एपिसोड्स बनाए हैं, जाके देख लीजिएगा। और इन सारे एपिसोड्स पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 हम अभी भी कायम है कि देश में वोट चोरी हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह हो जाती है कि लोगों को गुमराह करने के लिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मानने के लिए आप वोट चोरी को कोई स्विच बना देते हो कि ये स्विच हमने ऑन कर दिया और वोट चोरी हो गई। यही गलती कांग्रेस ने बहुत समय तक ईवीएम्स के साथ भी की थी कि एक बटन दबा देंगे पीप और पूरा इलेक्शन का रिजल्ट बदल जाएगा। हम बहुत सालों से बोलते आए थे कि ईवीएम चोरी नहीं हो रही है, इलेक्टोरल मैनिपुलेशन हो रहा है डेफिनेटली। खैर, कांग्रेस ने जाकर ईवीएम वाली बात पहले छोड़ी और फिर वोट चोरी पर आई। लेकिन वोट चोरी भी एक स्विच से नहीं होता है, अलग अलग तरीके से होते हैं। तो एकजुट पर इसको ऐसे ब्लेम कर देना भी आसान नहीं। वोट चोरी को रोका भी जा सकता है। कहीं वोटर डिलीशन हो रहा है, कहीं वोटर एडिशन हो रहा है, कहीं फर्जी वोट्स ऐड किए जा रहे हैं जिससे मास वोटिंग हो पाए, कहीं वोटर सप्रेशन भी हो रहा है, वोटर को बूथ तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, कहीं ऑब्वियसली बूथ जो पन्ना प्रमुख हैं वो बहुत स्ट्रांग है तो वहां से वोट एक्स्ट्रा आ रहे हैं, और कहीं ऑब्वियसली काउंटिंग को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी काफी धांधली के रिपोर्ट्स जो सामने आते हैं कि नंबर्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, जेंडर रिलीज नहीं हो रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑब्वियसली अब तो सामने आ रहा है कि कितनी जल्दी सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करने की कोशिश कर रही है। और एसआईआर का जो पूरा मामला है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो जहां तक इलेक्शन में धांधली की बात है, वोट चोरी की बात है, ये बातें सारी सच हैं। हम ये बात मानकर ये एपिसोड शुरू कर रहे हैं कि जहां तक वोट चोरी के एलिगेशन है उसमें बिल्कुल दम है।
लेकिन आपको प्रैग्मेटिकली और प्रैक्टिकली यह सोचना होगा कि वोट चोरी की वजह से कांग्रेस 61 सीट्स में से सिर्फ 5 पर लीड कर रही है। क्या वोट चोरी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है या इतना ज्यादा पोटेंट हो गया है? यह तो फिर वही बात हो गई कि एक बटन दबा दिया और सारा का सारा ईवीएम चेंज हो गया। क्या वोट चोरी उतना इंपॉर्टेंस रख सकता है? हमारे अंडरस्टैंडिंग में अगर आप इतना सादा वोटर सप्रेशन करोगे, इतना ज्यादा वोट चोरी करोगे, इतने ज्यादा नाम के साथ धांधली करोगे, तो आप इस चीज को छुपा नहीं पाओगे। ये छोटे छोटे अमाउंट्स में अलग अलग जगह पर होती है ये वोट चोरी। तो कुछ और वजह होगी जिसके वजह से कांग्रेस 61 से 5 पर आ गई है। ये सारी चीजें, और आरजेडी भी -50 पर चल रही है, इसको समझने की एक दरकार है। 10,000 रुपए वो भी एक किस्म का वोट चोरी नहीं तो घूसखोरी है, जिसकी वजह से बिहार के इलेक्शन में काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। एग्जिट पोल में जो इंटरव्यूज हुए हैं, लोगों से जो रिपोर्टर्स ने बात की है, उससे ये बात साफ हो चुकी है कि ये 10,000 रुपए जो लास्ट मोमेंट में गए, जिसको इलेक्शन कमीशन ने नहीं रोका, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां तक लोगों की जो थिंकिंग है बदलने में, या जो लोग डिसाइडेड नहीं थे उसको एनडीए की तरफ ले जाने में। ये जो वुमेन टर्नआउट की बात हो रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब कांग्रेस इसको लेकर आंकड़े कर रही है कि नहीं, ये तो पहले भी था, ऐसे भी था, डिलीशन हो गया। द फैक्ट इज, जो बिहार में हवा है वो ये कहती है कि वुमेन वोटर्स को कहा गया था कि अगर आप वोट नहीं दोगे तो आपके 10,000 जो आपके अकाउंट में आए हैं वो वापस चले जाएंगे। अफवाह है, लेकिन शायद जानबूझ के ये अफवाह फैलाई गई थी जिससे वुमेन वोटर आकर वोट दे। तो हाई रेट ऑफ वुमेन वोटर्स के पीछे ये भी बात हो सकती है कि उनको बोला गया था कि आपके 10,000 रुपए तभी आपके पास रहेंगे जब तक आप वोट दोगे, वोट नहीं दोगे तो पैसे आपके पास से वापस चले जाएंगे। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दुनिया में रहते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि इसको जानबूझ के ये अफवाह फैलाई गई थी। साथ ही साथ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। सरकार अपने तंत्र यंत्र का इस्तेमाल करके स्पेशल ट्रेन दौड़ा रही है, जिससे उनके चहीते लोग अपने घर पहुंच पाए, वोट दे पाए, और गमछा लगाकर जा रहे हैं। साफ साफ कौन से लोग जा रहे हैं वोट करने, यह भी साफ साफ दिखता है। और पन्ना प्रमुख की जो भूमिका है वो तो सबको मालूम ही है, कितना स्ट्रांग एक नेटवर्क इफेक्ट होता है, जिसके वजह से एंड डे पर ये सारी चीजें आती हैं और आपका वोट डलता है। तो ये तो हो गई वोट चोरी। तो क्या मेरा मानना है कि फिर खत्म बात, फिर इलेक्शन में पार्ट लेने की क्या जरूरत है? वोट चोरी हो रही है, हम बैठ जाते हैं किम जोंग उंग की तरह, हम भी सैल्यूट करते हैं अपने सुप्रीम लीडर को और बोल देते हैं डेमोक्रेसी जिंदाबाद। लेकिन काम चोरी है, और मेरे ख्याल से वोट चोरी को हमें काम चोरी पर ज्यादा एम्फेसिस देना होगा, क्योंकि वो वोट चोरी को भी डिफीट कर सकता है। वोट चोरी से आप 5%, 4% इधर उधर कर सकते हो और बहुत सीरियस मामला है, लेकिन फिर ये इलेक्शन क्लोज होता और तब हम इस वोट चोरी पर डिसाइड कर सकते थे कि ये इलेक्शन इधर या उधर जा सकता था। लेकिन जिस रेट पर काम चोरी भी हुई है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हुई है, लोगों से संपर्क जो टूटा है, वो भी ऑपोजिशन को देखना होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? राहुल गांधी पिछले 2 महीनों में 2 बार इंटरनेशनल ट्रिप पे चले गए। आज के डेट पर इलेक्शन के रिजल्ट आते समय राहुल गांधी कहां हैं वो किसी को नहीं पता है। अब राहुल गांधी अगर प्राइवेट सिटीजन हो या एमपी हो और बाहर गए हो घूमने घामने, उनको बाहर अच्छा लगता है जाकर, उनको AQI में नहीं रहना है दिल्ली के, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का इस समय देश के अंदर ना होना, बिहार इलेक्शन से पहले ना होना, एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज मेरे ख्याल से देता है। और ये चीज हमने भी पॉइंट आउट किया था कि किस तरीके से कोई कैंपेन सपोर्ट नहीं मिला। जहां कैंपेन सपोर्ट मिला वहां बहुत बार राहुल गांधी गायब हो चुके हैं। अब यह भी खबर आ रही है कि बहुत जगह जहां राहुल गांधी ने कैंपेन किया भी, वहां भी जेडीयू और बीजेपी लीड कर रही है। तो इसका मतलब है राहुल गांधी का जो पुल था, थोड़ा बहुत भी था, कैंपेनिंग में भी था, जो हमने देखा था भारत जोड़ो यात्रा में, या वो भी कम हो रहा है। तो राहुल गांधी को फिर से अपने आप को रीइन्वेंट करने की जरूरत है। और जहां तक रही बात कांग्रेस को रीइन्वेंट करने की, पन्ना प्रमुख लगाने की, ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चर करने की, ये हम पहले भी बात बता चुके हैं कि कैसे कांग्रेस इस पे मिजरेबली फेल करती आई है। चाहे वो सोनिया गांधी की प्रेसिडेंटशिप हो या मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेसिडेंटशिप हो, हमने कभी एक्टिव ग्राउंड वर्क नहीं देखा है जिससे लोगों का पन्ना प्रमुख से लेकर ब्लॉक लेवल तक एक सॉलिड पॉलिटिकल मशीनरी बनाया जाए, एक पार्टी मशीनरी बनाया जाए, वो हमने नहीं देखी। तो पॉलिटिकल इशू इसको बना पाए या नहीं बना पाए एक इशू है, लोगों को इमोटिवली मूव करा पाए दूसरी इशू है। क्या वोट चोरी का मामला एक पॉलिटिकल इशू बन सकता है? यह भी सोचने वाली बात है, क्योंकि और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको उठाया जा सकता है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी सिर्फ एक इशू को उठाकर उसी पर जो हार्प करने की कोशिश कर रहे थे, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बैकफायर कर गया। उसके ऊपर आती है प्रॉब्लम जहां कांग्रेस और बीजेपी में काफी फर्क होता है कि भैया अपनी कमी समझना और जल्दी से मूव करना।
इस बात में कोई सीक्रेट नहीं है कि कुछ महीने पहले तक बिहार वाज अ ओपन एंड शट केस कि बीजेपी इस स्टेट को हार रही है और महागठबंधन इस स्टेट को जीत रही है। कुछ महीने पहले अगर कोई बोलता कि 200 का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी एनडीए, तो लोग आपके ऊपर हंसते। तो कुछ ना कुछ हुआ जहां बीजेपी ने समझा कि हमें 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, हमें सारे अपने सीनियर लीडर्स यहां लाने पड़ेंगे और उसके बाद हम शायद इस इलेक्शन को जीत पाएंगे, जिसकी वजह से उन लोग ने अपने मशीनरी को वहां स्टेबलाइज किया और अपना काम वहां आगे बढ़ाया। हमने जब एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी पर एक एपिसोड बनाया, राहुल गांधी को वीक लिंक बताया, तो देखिए किस तरीके से गाली गलौच होती है कांग्रेस आईटी सेल से। हमें अच्छा लगता है कि भैया चलो कांग्रेस का भी आईटी सेल है, लेकिन कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट देखिए क्या लिख रहे हैं कि हमारे चड्डी से, हमारे पैंट से धुआं क्यों निकल रहा है। बीवी श्रीनिवास ये सारे इस लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। आज हालत यह हो गई है कि कांग्रेस लेफ्ट के साथ और एआईएमआईएम के लेवल पर आ गई है, तो इनकी चड्डी के बारे में धुआं हम नहीं पूछेंगे, लोगों ने चड्डी ही इनकी फाड़ दी है, वो दूसरी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये साइकोफेंसी कि हम अपने लीडर के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे, हमारा भी एक सुप्रीम लीडर है, हम अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे, यही साइकोफेंसी लेकर डूबेगी कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि टॉप लेवल लीडरशिप पर मेरे ख्याल से फीडबैक तक भी नहीं जा रही है। उसके ऊपर देखिए पवन खेरा किस तरीके से आ जाते हैं और कहते हैं इस लॉस का पूरा श्रेय इलेक्शन कमीशन को जाता है। तो कहीं ना कहीं शायद कांग्रेस पार्टी भी अपने आप में कन्विंस्ड बैठी हुई है कि हमने काम बिल्कुल अच्छा किया है, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में हमसे कोई गलती नहीं हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी की वजह से हम इलेक्शन हारे हैं। इससे डबल प्रॉब्लम यह होता है कि जो जेन्युइन इश्यूज उन्होंने उठाए भी थे, जो जेन्युइन इश्यूज जिनको उजागर किए थे, जिनके बारे में हमने भी एपिसोड्स बनाए हैं, वो फिर हॉलो लगने लगेंगे, वो एक्सक्यूजेस लगने लगेंगे, क्योंकि जब आप हार रहे हो इतनी बुरी तरीके से तो आप ब्लेम कर रहे हो वोट चोरी के ऊपर सिर्फ, तो वो जो जेन्युइन इश्यूज हैं वो भी दब जाएंगे। अब अगर वोट चोरी नहीं है तो ऐसा क्या कर लिया जेडीयू ने, ऐसा क्या कर लिया बीजेपी ने जिसके वजह से वो जीत जाएंगे, वो भी मैं समझाता हूं आपको। लेकिन दो लोगों के बारे में पहले बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे ख्याल से, और इन दोनों लोगों का प्रोफाइल हमने देशभक्त पर भी किया था, सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट आज के रिजल्ट में इन दोनों लोगों के बीच में है। एक तरफ आपके नीतीश बाबू, सुशासन बाबू, एक तरफ देखिए नीतीश बाबू जिनको राइट ऑफ किया जा रहा था, कुछ महीने पहले उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, कहा जा रहा था ही इज नॉट ऑफ मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, ही इज नॉट इन गुड माइंड एंड स्पिरिट, एंड उनको रिटायर कर जाना चाहिए और इस बार तो बीजेपी अपना कोई कैंडिडेट ले आएगी। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी को बीजेपी ने किस तरीके से भांपा, किस तरीके से समझा, और नीतीश कुमार की जो एक रिस्पेक्ट है बिहार में, पूरी की पूरी जिंदगी लगा दी, जंगल राज को हटाया, सोशल इक्वालिटी पर काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, साइकिल देने से लिकर प्रोहिबिशन तक। कहा जाता है कि बहुत सारी महिला तो इस डर से नीतीश बाबू को ही वोट दे रही थी, 10,000 भी नहीं, कि भैया आरजेडी वापस आ जाएगा तो अल्कोहल पे प्रोहिबिशन हट जाएगा। ऐसा नहीं है कि अल्कोहल मिलता नहीं है बिहार में, लेकिन कम से कम आदमी छुप के तो पीता है। जिस तरीके से ओपनली शराब का धंधा और जिस तरीके से ओपनली जंगल राज हो रहा था, वो तो नहीं होगा। तो नीतीश बाबू को एक थैंक यू गिफ्ट बोल लीजिए, नीतीश बाबू की तरफ एक रिस्पेक्ट बोल लीजिए, लोगों में डेफिनेटली था, जिसके वजह से जहां तक एनडीए को है बहुत ज्यादा बेनिफिट जरूर मिला है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर बहुत एरोगेंटली बिहार के अंदर आते हैं और सोचते हैं कि मैं तो एल्गोरिथम जानता हूं, सोशल मीडिया जानता हूं, मैं तो कास्ट कैलकुलेशन जानता हूं, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास टीम है, तो मैं ही अपने आप को यहां राजा बना दूंगा, या कम से कम किंग मेकर तो मैं ही बन जाऊंगा। 2 साल पदयात्रा भी की, एफर्ट लगाया, मैं इस बात पर इसको डिनाई नहीं करता हूं। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन पास आया, हमने अपने प्रोफाइल में भी बताया कि कैसे ऊट पटांग बातें भी करने लगे प्रशांत किशोर। एक तरफ कहने लगे कि अगर जेडीयू को 25 से ज्यादा सीट मिल गए तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। फिर एक तरफ कहा कि मेरे पार्टी को या तो 5 सीट मिलेंगे या तो 150 सीट मिलेंगे। खैर ना 5 मिले ना 150 मिले, 0 बटे अंडा मिला। तो जहां तक रही प्रशांत किशोर की बात, ये ऑल्सो दिखाता है कि बिहार कितना टफ इलेक्शन का एक सिचुएशन है, कितना टफ स्टेट है, जहां आप सारी कैलकुलेशन लगा लीजिए, सारा गणित लगा लीजिए, सारा पैसा लगा लीजिए, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। तो दोनों एपिसोड्स देख लीजिएगा, इन दोनों का प्रोफाइल समझना बहुत जरूरी है जहां तक बिहार की बात है। अब आते हैं कि भैया अगर वोट चोरी नहीं है तो क्या है, ऐसा क्या मैजिक कर दिया? क्योंकि वोट चोरी तो मैजिक है, लेकिन और क्या मैजिक है, इस बात पर भी कोई डिबेट नहीं है कि नीतीश बाबू ने काम किया। लेकिन जहां तक अनएम्प्लॉयबिलिटी की बात है, जहां तक बैकवर्डनेस की बात है, जहां तक क्राइम की बात है, जहां तक लोगों का पलायन की बात है, करप्शन की बात है, बिहार अभी भी एकदम बॉटम ऑफ द तबका में है। लेकिन फिर भी लोगों ने नीतीश को ही क्यों वोट दिया?
इसका जवाब एक्चुअली आप नीतीश बाबू या बीजेपी से नहीं पूछोगे, इसका जवाब आपको आरजेडी से पूछना चाहिए कि आरजेडी का ऐसा क्या खौफ बैठा हुआ है लोगों के दिलों में कि आरजेडी का नाम आज भी लो तो लोगों को राज याद आता है, और बीजेपी ने इसको फिर से खूब खंगोला, इसको खूब इसको हवा देने की कोशिश की कि अगर आरजेडी वापस आएगी तो जंगल राज के दिन आपके वापस आ जाएंगे। आरजेडी की कामचोरी यहां यह है, तेजस्वी की कामचोरी यहां यह है दैट उसको एक्टिवली न्यू आरजेडी का एक गठन करना चाहिए था, पुराने आरजेडी से अपने आप को हटाकर, अपने फैमिली मेंबर से हटाकर दिखाना चाहिए था कि कैसे आरजेडी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है और वो जंगल राज से दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं है। वो कामचोरी मेरे ख्याल से आरजेडी की तरफ से भी हुई, जबकि तेजस्वी काफी काम कर चुके थे और उनका काफी मोमेंटम था, लेकिन इस मोमेंटम को वो बिल्ड नहीं कर पाए। दूसरा कारण जिसके वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा वो ये है कि कोई ग्रैंड विजन नहीं था, ना तेजस्वी के पास ना राहुल के पास, कि भैया अच्छा हम न्यू आरजेडी हैं, हम जंगल राज वाले नहीं हैं, हम सुशासन राज वाले आरजेडी हैं, तो हमारा विजन ये है। हमारे पास कोई विजन नहीं है, हम क्रिटिसाइज तो करेंगे, वैसे तो नीतीश को भी क्रिटिसाइज नहीं किया था, हम बीजेपी को क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन हमारे पास अपना कोई विजन नहीं है। जब लोगों के पास ऐसे विजन नहीं मिलेगा, जब लोगों के पास ऐसा कोई रीजन नहीं होगा टू सपोर्ट समबडी एल्स, तो 10,000 रुपए लेकर वो खुश हो गए और यही चीज हुआ। वैसे ये 10,000 वाली चीज कोई नई चीज तो है नहीं। शिवराज सिंह चौहान के एग्जाम्पल अगर आप ले लीजिए, एमपी में बहुत पहले वो डिस्कवर कर चुके थे कि महिलाओं को आप थोड़ा बेनिफिट दो, महिला का वोट है वो लॉक कर लो। यही काम बिहार में भी, यही काम महाराष्ट्र में भी हुआ था, और यही रेवड़ी वाला काम अब आगे भी होता रहेगा। कांग्रेस ने भी इस्तेमाल किया है इसको, लेकिन बीजेपी ने इसको नेक्स्ट लेवल तक वो ले गए हैं और वो कह रहे हैं 10,000 तो अभी बिगिनिंग है, ये तो राशि जो 2 लाख रुपए तक जाएगी महिलाओं को इंडिपेंडेंट और इक्विप बनाने के लिए यह राशि दी गई है। अब ये 10,000 वाला काम कर चुका है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। बूथ लेवल स्ट्रेटजी, नरेंद्र मोदी खुद जाकर पन्ना प्रमुख से बात करके बिहार में बूथ लेवल स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। अब आप मुझे दिखा दो कि कांग्रेस ने पिछली बार बूथ लेवल स्ट्रेटजी पर काम किया था, या तेजस्वी ने बूथ लेवल स्ट्रेटजी पर क्या काम किया है। उसके ऊपर अमित शाह जैसा लीडर एक रिकॉर्ड बना देता है कि विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन के बाद द मैक्सिमम नंबर ऑफ रैलीज एड्रेस्ड, वो नेशनल लेवल पर लीडर कौन है, अमित शाह वहां जाकर 34 रैलीज वो एड्रेस कर रहे हैं। तो वहां एफर्ट भी लग रहा है, स्ट्रेटेजी भी लग रहा है, और मिशन बिहार बोल के इन्होंने जो कैंपेन किया था कि सारे बड़े लीडर्स को वहां ले जाएंगे, 1 मंथ ऑफ इंटेंस कैंपेनिंग करेंगे। तो क्या होता है, टॉप ऑफ द माइंड में बंदा कहता है ये पार्टी एकदम है, यहां है, लोगों को अवेयर रहता है। जो लोग डिसाइडेड नहीं होते हैं उनके सामने वो लीडर, वो पार्टी का सिंबल रहता है, जिसके वजह से एक इंपैक्ट जरूर पड़ता है। यहां तो कांग्रेस के लीडर देश के अंदर ही नहीं थे, बिहार की बात तो बहुत दूर है, और इसीलिए ये सारी चीजें, प्लस मेरे ख्याल से बीजेपी ने भी बहुत अच्छी तरीके से भांप लिया था, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, हमारे पास सीएम फेस नहीं है, और ये है नीतीश बाबू के लिए बहुत सारा एम्पैथी है, बहुत लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम नीतीश बाबू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नीतीश इज फेस, नीतीश इज इमोशन, बीजेपीज मशीनरी, बीजेपीज माइट, ये दोनों जब साथ में मिलकर आ गए तो आपको इतना बड़ा नतीजा मिला। अब अगर वोट चोरी हुई है कुछ लेवल तक, तो अब क्या, या तो हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ और बोलो कि ये सारा काम तो इलेक्शन कमीशन ने करवाया है, तो फिर बाकी इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, या तो फिर आप भी मैदान पर उतरो। कांग्रेस को ग्राउंड लेवल पर यह बात मानकर काम करना होगा कि वोट चोरी हो रही है, उसे ग्राउंड लेवल पर इसको रोकना होगा, जहां जहां जिसका वोट चोरी हुआ है उसे उसका हक दिलाना होगा, पन्ना प्रमुख एस्टैब्लिश करने होंगे, बूथ पर देखना होगा कि एकदम अच्छे लेवल तक वोटिंग हो रही है, सबसे पहले। नंबर 2, अलायंस डिसिप्लिन लाना होगा। इस तरीके का तमाशाबाजी नहीं चल सकता है कि कृष्णा अलवरू को हम ले आए, जिसको बिहार का ब नहीं मालूम है, और सोचा कि ये आदमी बिकॉज ये शादी.com चलाता था तो ये बिहार भी चला लेगा। मेरे ख्याल से इलेक्शन के एंड, कैंपेनिंग के एंड आते आते कांग्रेस को भी समझ में आ गया था कि अलवरू से तो काम होने वाला नहीं है, वो भी उनको भी साइडलाइन करना शुरू कर दिया था। तो अलायंस डिसिप्लिन लाना होगा। मैंने ये तमाशा देखिए कि किस तरीके से कहा कि तेजस्वी अच्छा सीएम फेस है नहीं है, उसको लेकर खींचातानी है। भाई कौन होगा सीएम फेस, तुम्हारे पास कौन है, बता दो। तो ये सारी जो बचकानी हरकतें हो रही थी इलेक्शन से पहले, ये महीनों पहले सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए थी, जो कि कांग्रेस ने नहीं की। और एक मॉडल, एक मैसेज, आप नरेंद्र मोदी को पसंद करो ना करो, हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट है यहां देशभक्त पर, हम तो हमेशा सवाल करेंगे सरकार से, लेकिन एक मैसेजिंग, एक मॉडलिंग तो चाहिए। ऑपोजिशन का मैसेज क्या है, ऑपोजिशन की मॉडलिंग क्या है, ऑपोजिशन का इमोटिव पिच क्या है देश के लिए, वो आपको सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि ये जो कैंडिडेट है
ये कहीं ना कहीं गुड बुक्स में जब आते हैं तभी कुछ हो पाता है। मैंने पार्टी हाई कमांड के गुड बुक्स में आपको रहना चाहिए। अगर राहुल गांधी आपको पसंद नहीं करते या गांधीज आपको पसंद नहीं करते हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। ये कल्चर आपको चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ परफॉर्मेंस को ही आपको रिवॉर्ड करना पड़ेगा। इस चीज पर आज भी सवाल उठ रहा है कि करीबन 100 इलेक्शंस हैं जो राहुल गांधी ने अब हेड किए हैं, जो वो हार चुके हैं। किसी और पार्टी, किसी और देश में अगर ऐसा सिचुएशन होता तो उस लीडर को स्टेप असाइड कर जाना होता, रिजाइन कर देना होता। लेकिन यहां बात चलती रहेगी। अगर आप ये बात उठाओगे तो कांग्रेस आईटी सेल बहुत गुस्सा हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी समझना होगा कि नए लीडर्स को अलाउ करना पड़ेगा, एक रिस्क लेना पड़ेगा और अग्रसर होना पड़ेगा। नहीं तो देश में एक्चुअली वन पार्टी डेमोक्रेसी ही रह जाएगी। और ये जो सीक्रेट विजिट्स हैं इंटरनेशनल, इसको प्लीज बंद करो। ये बचकानी हरकतें अब बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप प्राइवेट सिटीजन हो नहीं, आप द मोस्ट विजिबल ऑफिशियली द लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो। आपका हक नहीं बनता है कि आप अब प्राइवेट विजिट्स में चुपचाप चले जाओ। और मेरे ख्याल से तो इस बार बीजेपी ने इसको उतनी अच्छी तरीके से खंगाला नहीं जितना वो कर भी सकते थे। तो ये भी आपके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर आप कहते हो डू यू हैव अ राइट टू गो अब्रॉड, हाँ जा सकते हो, लेकिन इस तरीके से छुप छुप के जाओगे तो ऑब्वियसली और पॉलिटिकल एम्यूनिशन मिल जाएगा, जहां तक ऑपोजिशन की बात है। अगले इलेक्शंस आने वाले हैं, यूपी, बंगाल, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं। किस तरीके से ऑपोजिशन बिहेव करेगा, किस तरीके से कांग्रेस अपना ईगो स्वॉलो करेगा, किस तरीके से कांग्रेस दूसरे पार्टीज को सपोर्ट करेगा, किस तरीके से वोट कटेगा या नहीं कटेगा, या कांग्रेस एक रीजनल पार्टी से भी नीचे चले जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस चीज पर कोई डाउट नहीं है कि बात वोट चोरी की भी है और बात कांग्रेस के लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म की है, जिसको मिलकर इतना ज्यादा बड़ा एक फर्क हमें दिख रहा है इलेक्टोरल आउटकम में। दोनों को एड्रेस करने की जरूरत है। सिर्फ वोट चोरी को ब्लेम करके बैठोगे तो इसी तरीके के नतीजे और भी आते रहेंगे। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।